हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया की, जो कि सिंपली डिजीज़ कोज करता है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ इन द ह्यूमंस। सबसे पहले जनरली माइकोबैक्टीरिया जो जीनस है उसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो ये होता है स्टूडेंट्स एसिड फर्स्ट ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ठीक है, कैसे होता है एसिड फर्स्ट ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। एरोबिक होता है, केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करता है, हाईली मोटाइल होता है, मूवमेंट कर सकता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है। इट मीन्स जो बैक्टीरियल सेल होती है, जो आउटर लेयर होती है कैप्सूल्स, वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। एंड नॉन स्पोरिंग होता है, मतलब कि स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। एंड ग्रोथ इन जनरली स्लो, जो इसकी ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है। अब यहाँ पर हम माइकोबैक्टीरिया के अंदर सिंपली दो इम्पोर्टेंट स्पेसीज़ की बात करेंगे। अगर करते हैं तो जो मेडिकली दो इम्पोर्टेंट स्पेसीज़ है जो हम यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि डिजीज़ कोज करता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और जो सेकंड जो इसका स्पेसीज होता है इम्पोर्टेंट, वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, जो कि डिजीज़ कोज करता है लेप्रोसी इन द ह्यूमंस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई डिजीज़ कोज करता है ट्यूबरकुलोसिस, और जो दूसरा स्पीसीज होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, वो डिजीज़ कोज करता है लेप्रोसी। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सबसे पहले देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। तो जो ट्यूबरकुलोसिस इज़ द कॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़। जो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव एजेंट है किसका, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ का। अब इसके मॉर्फोलॉजी देखते हैं हम यहाँ पर कि किस तरीके की शेप होती है, किस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देगा हमें माइक्रोस्कोप में। तो जो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया होता है स्लाइटली कर्व्ड होता है, बेसिलाई ये मीन्स रोड शेप का है। ठीक है, एंड इट मे बी अरेंज्ड इनटू सिंगली और इन ग्रुप्स। अगर हम माइक्रोस्कोपिक में इसका अरेंजमेंट देखेंगे, डेमोस्ट्रेट करेंगे, तो वहाँ पर किस तरीके जो बैक्टीरियाज है वो या तो सिंगली दिखाई देंगे या ग्रुप्स में दिखाई देंगे। ठीक है, जो जितने भी माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके दिखाई देंगे, ग्रुप्स में दिखाई देंगे वहाँ पर। ठीक है, इट इज़ नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड एंड ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके कल्चरल कैरेक्टर्स की। ठीक है, कि कौन कौन से कल्चर मीडिया के अंदर ग्रोथ करता है बैक्टीरिया, क्या इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये जो कल्चरल जो इसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर है इट इज़ स्ट्रॉन्गली एरोबिक। ठीक है, स्ट्रॉन्गली एरोबिक इट मीन्स कि केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करेगा बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ पर इट ग्रोथ स्लोली, इसकी ग्रोथ कैसी होती है, स्लोली होती है। जनरली टाइम रिक्वायर्ड 14 to 15 आवर्स एंड कॉलोनीज अपियर्स इन 2 to 6 वीक्स। ठीक है, जब भी किसी पर्टिकुलर कल्चर मीडिया के अंदर इसकी ग्रोथ करवाई जाएगी तो ग्रोथ कैसी होएगी, स्लो देखने को मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, 14 to 15 आवर्स, और इसकी कॉलोनीज जो अपेयर होएगी 2 to 6 वीक के अंदर। ठीक है, और कल्चर मीडिया में जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर सेट किया जाएगा वो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्टिमम पीएच होती है 6.4 to 7। ठीक है, अब जो ट्यूबरकुलाई जो बेसिला होता है कि ग्रो कर सकता है इन ए वाइड रेंज ऑफ एनरिच्ड कल्चर मीडिया, बट टॉवर स्टेन जेंसन मीडियम इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। जितने भी एनरिच्ड कल्चर मीडिया है उन सभी के अंदर ग्रोथ कर सकता है, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जाता है टॉवर स्टेन जेंसन मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया हमारा, उसके पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। अब पैथोजेनेसिस के अंदर सबसे पहले जो ट्यूबरकुलाई जो बेसिला बैक्टीरिया है उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, कि किस तरीके से जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है, इन्फेक्टेड पर्सन है, वो किस तरीके से एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में डिजीज़ को ट्रांसमिट करेगा। तो ये जो डिजीज़ है ट्रांसमिट होती है बाय द इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स।
बाय द इनहेलेशन। ठीक है, यदि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, यदि वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स जो एक्सक्रीट होते हैं वो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स यदि नॉर्मल हेल्दी पर्सन उनको इनहेल करता है बाय द नोज़ और माउथ, तो इनहेलेशन के ज़रिए ये ट्यूबरकुलाई बेसिलाई जो उन ड्रॉपलेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, उन ड्रॉपलेट्स के ज़रिए कहाँ कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा, ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंट्री कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिज़ीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, और वहाँ पर बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद में ये बेसिलाई क्या करेगा, लंग्स के अंदर जाके जो एल्वोलाई होती है, ठीक है, पल्मोनरी एल्वोलाई को अफेक्ट करता है, उनके अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है और वहाँ से डिजीज़ डेवलप करता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस लंग्स को अफेक्ट करती है। अब इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, लंग्स को जब डिजीज़ अफेक्ट करती है, जो बेसिलाई लंग्स को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तब जाकर उसको बोलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और यदि वही बेसिलाई लंग्स को अफेक्ट करने के बाद में ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिस्पोज होके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग पार्ट्स में जाके इन्फेक्शन कोज करता है, तब उस कंडीशन को हम कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस में इन्वॉल्व लंग्स। अगर ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ अगर लंग्स को इन्वॉल्व करती है तब वो कंडीशन कहलाएगी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और साइट्स अदर देन लंग्स, लंग्स के अलावा जो अदर साइट्स को अगर अफेक्ट करती है तब वो कंडीशन कहलाएगी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, द इन्फेक्शन इज़ कॉमनली एक्वायर्ड बाय इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। जो ये इन्फेक्शन है कॉमनली एक्वायर्ड होता है बाय द इनहेलेशन ऑफ, जब इनहेल करेंगे इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को, जैसे कफ्ड है, स्नीज्ड है इनटू द एयर बाय ए पेशेंट विद एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। यदि किसी कोई पेशेंट है एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का, यदि वो कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, तो अपने ड्रॉपलेट्स को, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को एयर के अंदर एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट करेगा। और यदि कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन उन ड्रॉपलेट्स को बॉडी में इनहेल करता है तो इस तरीके से डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। दीज इनहेल बेसिलाई एंटर इन द पल्मोनरी एल्वोलाई, पल्मोनरी एल्वोलाई के अंदर एंट्री करता है। और वहाँ पर क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती है वो एक्टिव हो जाती है और उस पर्टिकुलर साइट पे जाके, एल्वोलाई पे जाके, जो एल्वोलर जो मैक्रोफेजेस होती है वो क्या करती है, इस बेसिलाई को एनग्लफ कर लेती है। ठीक है, एनग्लफ करने के बाद में ये जो ट्यूबरकल बेसिलाई होता है ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस के अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन करने लग जाता है। ठीक है, उस मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद में लंग्स को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली लंग्स अफेक्टेड। और कुछ स्मॉल नंबर के ट्यूबरकुल बेसिलाई, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिस्पोज हो जाते हैं। और ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिस्पोज होने के बाद में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके इन्फेक्शन कोज करते हैं, जैसे किडनी है, जॉइंट्स है, हार्ट है। अगर वहाँ पर इन्फेक्शन कोज करेंगे, यानी कि वहाँ पर अफेक्ट करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस डेवलप करेंगे, तब जाकर वो कंडीशन कहलाएगी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अदर ऑर्गन्स में अफेक्ट। अब यहाँ पर इसके हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं कि किस तरीके से डिजीज़ को हम कंफर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पेशेंट का जो सैंपल है वो कलेक्ट करेंगे। सैंपल के अंदर हम उसका स्पूटम कलेक्ट करेंगे। वो क्या करेगा, कफिंग करेगा। तो कफिंग के अंदर जो स्पूटम है उसको वहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा एज ए स्पेसिमेन। और उसके बाद में उस स्पूटम को क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी के अंदर एग्जामिन करेंगे। और वहाँ पर जो बैक्टीरिया के जो अरेंजमेंट है, जो शेप है, वहाँ पर माइक्रोस्कोपी के अंदर हमें डेमोस्ट्रेट हो जाएगी वो। ठीक है, और डेमोस्ट्रेट करने माइक्रोस्कोपी से पहले हम क्या करेंगे, उसकी स्टेनिंग करेंगे, जील नेसल स्टेनिंग। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ है उसके अंदर किस तरीके साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली सिम्टम है वो है क्रोनिक कफिंग मोर देन 3 वीक्स। ठीक है, कफिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी मोर देन 3 वीक्स। 3 वीक्स से ज़्यादा वहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसको कफिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। ब्लड इन स्पूटम, और जो उसका स्पूटम जो एक्सक्रीट होगा उसके अंदर ब्लड दिखाई देगा। फीवर डेवलप होगा वहाँ पर, वेट लॉस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी एंड नाइट स्वेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिन स्किन टेस्ट की। ठीक है,
जो डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए जो मेथड है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। एक तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। इसके अंदर क्या होते हैं, क्या करते हैं, जो ट्यूबरकुलाई जो बेसिलाई है, ठीक है, उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, फोर आर्म पर उसको इंजेक्ट किया जाता है। 0.1 ml ऑफ पीपीडी प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव कंटेनिंग, उसके अंदर क्या होता है 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स होती है, इज़ इंजेक्टेड इंट्राडर्मली इनटू फोर आर्म। ठीक है, उसको वहाँ पर फोर आर्म वाले पार्ट में जो इंट्राडर्मली उसको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इस टेस्ट को क्या बोला जाता है, मेंटॉक्स टेस्ट। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, जब जो पीपीडी जो सॉल्यूशन है उसको इंजेक्ट करने के बाद में क्या देखेंगे हम, 48 टू 72 हावर्स के बाद में उस जगह पर जिस साइट पे हमने इंजेक्शन लगाया है उस साइट को हम एग्ज़ामिन करेंगे। एग्ज़ामिन करने के बाद में यदि हमारी पॉजिटिव रिएक्शन होती है, ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल के अंदर ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ प्रेजेंट है, तो वहाँ पर अर्दमा की कंडीशन दिखाई दे जाएगी, रेडनेस और स्वेलिंग की कंडीशन दिखाई दे जाएगी वहाँ पे जिस साइड से हमने इंजेक्शन लगाया था। अगर वहाँ पर नेगेटिव हमारी रिएक्शन है, मतलब कि किसी भी तरीके की ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, किसी भी तरीके की अर्दमिया, रेडनेस या स्वेलिंग की कंडीशन दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीके से हम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के ज़रिए भी डिज़ीज़ को डायग्नोस किया जा सकता है। तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना। थैंक यू।